मित्रों, अर्धमृत न रहें, पूर्ण जीवित बने। पुस्तक मरें तो सही पर बुद्धिमत्ता के साथ आपको पढ़कर सुना रहे हैं। विषय पृष्ठ 26 से। आइए सुनते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में यह असमंजस बहुत पहले से ही छाया हुआ था कि मृतक किसे कहा जाए और जीवित किसे। जिसकी आशा मर गई, जिसका लक्ष्य छूट गया, जिसका प्रकाश बुझ गया, वह मृतक है, भले ही वह सांस ले रहा हो। यह प्रतिपादन दर्शन क्षेत्र में सदा से ही किया जाता रहा है, भले ही वह अलंकारिक रहा हो। पर कहा यही गया कि आदर्श विहीन निरुद्देश्य आधारभूत जिंदगी से वे मृतक अच्छे हैं। वे मृतक अच्छे हैं जिन्होंने धरती का अन्न जल नहीं बिगाड़ा और मल मूत्र से वायुमंडल को गंदा करना बंद कर दिया। यह अलंकारिक प्रतिपादन अब नए ढंग से वैज्ञानिक असमंजस के रूप में सामने आ खड़ा हुआ है। जिन्हें मृतक समझकर गाड़ा या जलाया या बहाया जाता रहा है, वे जीवित थे या मृत। प्रश्न उनकी अंत्येष्टि जीवित अवस्था में ही कर दी गई थी या मरने के बाद। इस प्रश्न पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। आमतौर से जिन्हें मृतक मान लिया जाता है, क्या वे सचमुच ही मर चुके होते हैं अथवा अधमरे होते हैं? उनके मूर्छित शरीर से पिंड छुड़ाने की तैयारी कर ली जाती है। मृत्यु की व्याख्या क्या होनी चाहिए? जीवित और मृत का अंतर किस आधार पर किया जाना चाहिए? यह एक विचित्र किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न शरीर विज्ञानियों के सामने उभर कर आया। मृत्यु की जो व्याख्याएं अब तक की जाती रही हैं, वे सभी अपूर्ण हैं। अपूर्ण है कौन मर चुका, कौन मर रहा है, कौन मरने जा रहा है, इसका गंभीर पर्यवेक्षण होना चाहिए। अन्यथा जीवितों के साथ मृतकों जैसा व्यवहार करने की भयंकर भूल चलती ही रहेगी। इस संदर्भ में फ्रांस के प्रसिद्ध क्लिनिशियन प्रोफेसर मोलोरेट ने राष्ट्र संघ के स्वास्थ्य संगठन को एक गंभीर चेतावनी दी है कि मृत्यु की व्याख्या के आधार पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए और मृत्यु को परंपरागत ढर्रे के आधार पर नहीं वरन तथ्य के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए। एक का हृदय दूसरे को लगाते समय यह धर्म संकट उत्पन्न होता है कि जिस व्यक्ति को मृत घोषित करके उसका हृदय निकाला गया था, क्या वह वस्तुतः मर ही गया था अथवा जीवित रहते हुए भी मृतक मानकर उसका वह महत्वपूर्ण अंग काट लिया गया था? यदि वह मृतक नहीं था तो उसकी या उसके घर वालों की वसीयत के विरुद्ध निश्चय ही यह विश्वासघात का अथवा हत्या कर डालने का मामला बन जाता है, भले ही वह हत्या डॉक्टरों द्वारा सदुद्देश्य के लिए ही क्यों ना की गई हो। अब मृत्यु की सुनिश्चित घोषणा संबंधी व्याख्या का प्रश्न पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल और विवादास्पद हो गया है। शास्त्रीय मृत्यु क्लिनिकल डेथ पहले होती है
और जीवन का अंत बायोलॉजिकल डेथ की स्थिति उसके बाद में आती है। दोनों के बीच कितने समय का अंतर रहता है? दोनों के बीच कितने समय का अंतर रहता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं। वह अंतर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। प्रख्यात मृत्यु शोधकर्ता प्रोफेसर नोगेस्की ने मृत्यु को 4 चरणों में विभाजित किया। पहला चरण वह जिसमें श्वास की गति और हृदय की धड़कन मंद हो जाती है, फिर भी मस्तिष्क की चेतना किसी रूप में जीवित रहती है। इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राफ EEG यंत्र से पता लगाया जा सकता है कि मस्तिष्क पूर्णतया मरा नहीं है, वह मंद गति से कई देह घटकों को संदेश भेज रहा है। मृत्यु का दूसरा चरण वह है जिसे सेरिब्रल डेथ कहते हैं। सेरिब्रल डेथ कहते हैं। इसमें मस्तिष्क शरीरगत अवयवों को अपने संदेश देना बंद कर देता है, इसलिए शरीर की हलचलें रुक जाती हैं। फिर भी चेतना का पूर्ण अंत नहीं होता। मस्तिष्क अपनी सत्ता में केंद्रित रहता है और शरीर के जीवाणु मस्तिष्क के साथ संबंध विच्छेद हो जाने पर भी अत्यंत मंद गति से अपनी हरकतें करते रहते हैं। शरीर का कोई अंग कट जाने पर वह कुछ समय तक उछलता रहता है। यह स्थानीय जीवाणुओं की वैसी ही हरकत है जैसे धक्का मार देने पर पहिया कुछ समय तक अपने आप लुढ़कता चला जाता है। सेरिब्रल डेथ हो जाने के उपरांत भी शरीर में कई घंटों तक जीवन के चिन्ह पाए गए। तीसरा चरण है क्लिनिकल डेथ, शास्त्रीय मृत्यु। इनमें नाड़ी की गति, हृदय की धड़कन, श्वास क्रिया रुक जाती है और मस्तिष्क गहरी अचेतना में डूब जाता है। इस स्थिति में भी शरीर विश्लेषण करने पर पता चलता है कि किन्हीं अवयवों में मंद गति से स्थानीय हलचलें चल रही हैं। इस स्थिति में उच्च स्तरीय उपचार से पुनः जीवन को लौटाया जाना संभव हो सकता है। चौथा चरण वह है जिसमें जीवन की समस्त संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। पूर्ण मृत्यु का साम्राज्य छा जाता है और जीवाणुओं का सड़ना, विघटित होना आरंभ हो जाता है। मूर्छा शास्त्र अनेस्थेटिक्स की नवीनतम शोध मान्यताओं के अनुसार केंद्रीय मज्जातंतु व्यवस्था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रियाएं बंद हो जाने पर भी श्वास रुकना, नाड़ी चलना बंद होना, चमड़ी सफ़ेद पड़ जाना, पुतली पथरा जाना जैसे मृत्यु के प्रख्यात लक्षण वस्तुतः जीवाणुओं की पारस्परिक संघटना का क्षय मात्र है। उसे चिकित्सा के आधार पर तत्काल रोका जा सकता है। मृतकों को पुनर्जीवित करने में मिली सफलताओं का कीर्तिमान यह है कि मस्तिष्क की क्रिया शक्ति समाप्त हो जाने के 3 दिन उपरांत तक श्वसन क्रिया बंद होने के 24 घंटे बाद तक रोगियों में जीवन चिन्ह पाए गए और उन्हें फिर सजीव किया जा सका। जर्मनी के जिन 2 वैज्ञानिकों ने ऐसे मृतकों को पुनर्जीवित करने में ख्याति प्राप्त की है, उनके नाम है डॉक्टर बुशर्ट और डॉक्टर रिटमेयर। उन्होंने यह घोषणा की है कि सेरिब्रल डेथ, मस्तिष्क की मृत्यु हो जाने पर भी केंद्रीय मज्जातंतु संस्थान बहुत समय तक अपना काम करता पाया गया। निष्कर्ष यह निकला कि हृदय का क्रियाशील हो जाना, श्वास प्रश्वास
आकुंचन प्राकुंचन रक्ताभिसरण क्रियाओं का बंद हो जाना पूर्ण मृत्यु नहीं है। असल में शरीर पर पूरा कब्जा मस्तिष्क का है। यदि यहाँ के किन्हीं कोशों में तनिक भी जीवन चिन्ह मौजूद है तो उसे जीवित ही कहा जा सकता है और यह आशा की जा सकती है कि चेतना का पुनः प्रस्फुरण करके निष्क्रिय हुए अंग अवयवों की तब तक पुनर्जीवित होने की आशा की जा सकती है जब तक कि वे सड़ने नहीं लगे हों। जीवन का अंत चेतना के अंत के साथ होता है। सोचने विचारने या अनुभव करने की चेतना क्लोरोफॉर्म जैसी औषधियों से भी बंद की जा सकती है। उस स्थिति को मृत्यु तो नहीं कहा जाता। ठीक इसी प्रकार मृत्यु समय में गहरी मूर्छा होने के कारण यदि अवयवों ने काम करना बंद कर दिया तो इसे कारखानों की तालाबंदी के समय मजदूरों की छुट्टी भर कहा जाएगा, मृत्यु नहीं। मृत्यु की परख तो चेतना के सभी लक्षण समाप्त हो जाने से ही की जा सकती है, क्योंकि जीवन और चेतन वस्तुतः एक ही बात है। रूस के एक मूर्धन्य वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर लेब लैडो। अणु विघटन के शोध कार्य पर उन्होंने सन 1962 में नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। उसी वर्ष वे मोटर दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए। शरीर का प्रायः हर अवयव क्षत विक्षत हो गया। उन्हें बचाने के लिए संसार भर के चिकित्सा शास्त्रियों ने प्राण से प्रत्येक प्रयत्न किए। 3 महीने वे बेहोश रहे। इस अवधि में 4 बार उनके हृदय की गति बंद रही और कई घंटे बंद रही। चारों बार शास्त्रीय मृत्यु घोषित कर दी गई। इतने पर भी यह अनुभव किया जाता रहा कि जीवन को फिर वापस लौटाया जा सकता है। दिमाग में खून की गांठ बन गई, इसलिए यह बेहोशी रहती है। इस निष्कर्ष के उपरांत कनाडा के न्यूरोसर्जन पेनफील्ड ने दिमाग के ऑपरेशन की तैयारी की। अंतिम दर्शन की इच्छा से उनकी पत्नी भेंट के लिए पहुंची। उसने सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, प्रियतम, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? तुम सुन तो सकते हो, पर इस अवस्था में बोल नहीं पा रहे हो। यदि तुम सुन सकते हो तो चार बार पलक पीट दो, मैं समझ लूंगी तुम मुझे पहचानते हो और होश में हो। मूर्छित पड़े हुए रोगी ने 4 बार पलक पीटे। डॉक्टरों की टीम ने एक स्वर से माना कि वे होश में हैं और ऑपरेशन की व्यवस्था रद्द कर दी गई। उनके अन्य उपचार उत्साह पूर्वक किए जाते रहे। वे अच्छे हो गए और 6 वर्ष तक भली प्रकार जीवित रहे। एडनवर्ड के एक हॉस्टल में एक लड़की बीमार होकर मरी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, पर हॉस्टल का वार्डन उसकी आकृति देखकर जीवित ही कहता रहा और उसने लाश को तब तक दफन नहीं होने दिया जब तक कि उसमें सड़न उत्पन्न न हो जाए। आमतौर से तीसरे दिन लाशें सड़ने लगती हैं, पर उस लड़की का शरीर 13 दिन तक वैसा ही रखा रहा। 14वें दिन लड़की ने करवट बदली और सांस ली। इसके बाद धीरे धीरे अच्छी हो गई। एक घटना ऑस्ट्रिया की इससे भी विचित्र है। उसने अपने मृत मालिक की ताबूत में रखी हुई लाश की पहरेदारी उसके पालतू कुत्ते ने आरंभ कर दी। किसी को वह पास नहीं फटकने देता था
और जो समीप जाने का प्रयत्न करता उसे काटने को दौड़ता। तीसरे दिन जब ताबूत कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो कुत्ते ने कंधा देने वालों के पैर काट लिए। इस पर ताबूत गिरकर टूट गया। देखा गया कि मृतक की सांसें चल रही हैं। उसे वापस घर लाया गया। तब लोगों ने समझा कि कुत्ता अपनी अतीन्द्रिय क्षमता से यह जान रहा था कि मालिक मृत नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क की वह घटना डॉक्टरों की दुनिया में बहुचर्चित है, जिसमें एक मृतक का पोस्टमार्टम करते समय मुर्दा उठकर बैठ गया और उसने डॉक्टर का गला पकड़ लिया। डॉक्टर भयभीत होकर गिर पड़ा और दिल की धड़कन बंद होने से मर गया, किंतु वह मुर्दा छुरी के घाव को भी सहन करके धीरे धीरे अच्छा हो गया। घटना कलकत्ता की है। उन दिनों सन 1896 में अंग्रेजी राज्य था। कई अंग्रेज अधिकारी एक दिन गपशप कर रहे थे कि उनमें से एक फ्रैंक लेस्ली का सिर मेज पर झुकता चला आया और देखते देखते वह दम तोड़ गया। उसके कुटुंबी तथा पूर्वज भी हृदयघात से ही मरे थे। फ्रैंक लेस्ली का भी यही हाल हुआ। मृत शरीर के प्रचलित रस्म पूरी करने के बाद उसे कुनूर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसका परिवार उटकमंड में रहता था। कई अन्य कुटुंबी भी वहीं दफनाए गए थे। इसलिए परिवारी यही चाहते थे कि इस लाश को परिवार की अन्य लाश के समीप ही दफन किया जाए। लाश को स्थानांतरण करने की तथा लाश के लिए स्थान प्राप्त करने की दौड़ धूप में कई महीने लग गए। लाश का स्थानांतरण करने की क्रिया जब कभी होती है तो यह आवश्यक होता है कि ताबूत खोलकर मृतक के वस्त्र आदि के सहारे पहचाना जाए। लेस्ली का ताबूत भी खोला गया तो देखने वाले चकित रह गए। लाश चित्त लिटाई गई थी। उसके हाथ क्रूस की आकृत बनाकर छाती पर रखे गए थे, पर अब तो वह औंधे मुंह लेटा था। कमीज चिथड़े चिथड़े फटी हुई थी। नया पहनाया हुआ पैंट भी घुटनों पर से फटा हुआ था। आंख पर कई जगह खरमचें थीं तथा मुंह से निकला हुआ खून जमकर सूख गया था। इन चिन्हों से यही अनुमान लगाया गया कि मृतक का प्राण ताबूत में फिर से लौटा होगा। उसने निकल भागने के लिए प्रयत्न किए होंगे, किंतु वैसा संभव न हो सकने के कारण दम घुटकर वह मर गया होगा। साथियों, इसी संदर्भ में अगले वीडियो में इसी क्रम को इसी पुस्तक के पृष्ठ 32 से पढ़कर सुनाएंगे। इसी क्रम में सुनते रहिए और चिंतन मनन जरूर कीजिए। ओम शांति।